अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जाफ़र हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में। अच्छा, कराची में जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन है उसकी जब बात की जाती है तो कोरंगी एसोसिएशन और साइट उसके बारे में तो बहुत जिक्र किया जाता है और हमने भी कई प्रोग्राम वहाँ पे किए हैं, लेकिन उसके अलावा जो उस और अदर इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे ना शायद मीडिया पहुँच पाता है इतना और ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो इसीलिए आज हम ख़ास तौर पे आए हैं कि इस एसोसिएशन के मसाइल, इस इलाके के जो इश्यूज़ हैं और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ कराची एसोसिएशन का, उस पर हम बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट फैसल मुईस खान साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस खमीसानी साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के सर। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक खतूरा साहब जो कि चीफ डीएमसी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले फैसल मुईस खान साहब ये फरमाएं, क्या हदूद व अरबा है, कितना बड़ा इलाका है, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं इसमें? लेकिन सर ये थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट नॉर्थ कराची एसोसिएशन। आपने स्टार्ट इस तरह किया है कि साइट और कोरंगी जो है वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज नॉर्थ कराची में बैठ के मैं ये बात बड़ी क्लियरली बोलूँगा कि वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन ऑफ कराची। नॉर्थ कराची जिसकी आप बात करते हैं ये सबसे बड़ा एसएमई जोन है इस वक्त जो है पाकिस्तान में। सियालकोट के बाद पूरे पाकिस्तान में नंबर 2 है और सिंध का नंबर 1 एसएमई जोन है। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में सही। तकरीबन हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 1000 से 1200 एकड़ पे मुहित है और अब तक तकरीबन 5 से 6000 इंडस्ट्री या वर्किंग छोटी बड़ी इंडस्ट्री कर रही है, जिसमें 70% हमारा जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। गुड। और हमारी माशाल्लाह यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं हमारे पास जो एक्सपोर्ट ट्रॉफीज भी ले चुके हैं। और एक्सपोर्ट ज़्यादातर किस शोबे में हो रहा है? देखिए, हम बेसिकली होम टेक्सटाइल जिसे आप कहते हैं, जिसे आप तौलिया कहें या आप गारमेंट स्टफ कहें, जिसमें जीन्स, टी शर्ट्स, उसके अलावा होम टेक्सटाइल में बेडशीट्स, अपना गारमेंट्स, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ये आप एक्सपोर्ट तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बेस्ट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है वो आपको, जो होंडा के बड़े वेंडर्स हैं, टोयोटा के बड़े वेंडर्स हैं, वो आप सब लोग जो आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं मेरे मेहमान जो अपना चिल्ड्रन गारमेंट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये हमारी एक बिरादरी है, खत्री कम्युनिटी। ठीक है। दे आर मेकिंग द बेस्ट स्टफ और ये लोकल मार्केट को भी देते हैं और एक्सपोर्ट दोनों। दे एक्सपोर्ट स्टार्टेड एक्सपोर्ट नाउ। ठीक है। मगर ये मेजर काम इनका जो है वो लोकल गारमेंट में है और लोकली ये सप्लाई देते हैं। हम हमेशा बात करते हैं दूसरे मुल्कों की तरह, इंडिया बांग्लादेश की तरफ के, इंडिया जब ग्रूम किया तो लोकलाइजेशन पे को प्रमोट किया उन्होंने ना। तो दिस इज द मेन थिंग आई एम टेलिंग यू कि आज आप अगर स्टफ को देखेंगे जो चिल्ड्रन गारमेंट का स्टफ है, दिस स्टफ इज बेटर देन चाइना एंड टर्की जो हम बता रहे हैं। और लोकली यहाँ से लेके जो है अपना आप पेशावर तक ये सारा माल इनका सप्लाई होता है और माशाल्लाह इस वक्त जो है ये अफगानिस्तान भी इनका माल जा रहा है। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट की तरफ भी अब यूएसए की तरफ। सर, हम बहुत ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट और पिछले 3 साल से तो हम बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इस मूवमेंट को चला रहे हैं। तो इसलिए जो हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले हमारी अपनी मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, देखिए सर, और फिर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। देखिए सर, पाकिस्तान। अच्छा, अभी रुक जाए, अभी ये फरमाए भी जरा इस पे रहे इंडस्ट्रियल जोन पे कि तकरीबन कितने लोग यहाँ पे रोजगार से वाबस्ता सर, मैं इस वक्त जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो 5000 इंडस्ट्री है हमारी, इसके अंदर कराची शहर का कम से कम भी 25 से 30 लाख लेबर जो है वो यहाँ काम करती है, जो रोजगार हम दे रहे हैं। ठीक है। और ज़्यादातर रिहाइश उन लोगों की करी। देखिए बहुत एडजेसेंट कुछ आबादियाँ हैं, जैसे नॉर्थ कराची की, न्यू कराची की, तो ज़्यादातर लेबर हमारी जो है वो एडजेसेंट आबादी से ही आती है। ठीक है, सही है। इसके अलावा 2-3 गोट हमारे पीछे लगते हैं, सोराब गोट, और इस तरफ इसमें जो है वो इस तरफ से भी आबादियाँ आती हैं काम करने। लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा एफिलिएट हैं हमारे इंडस्ट्रियल। ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आती है? जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अच्छा, अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल करने वाला हूँ आपसे। जी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब कराची के जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन हैं उनमें सादाबाद, साइट और कोरंगी की होती है, इधर की कम होती है, लेकिन आज हम बात करने आ गए। इसी तरह जब कराची के हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं
तो जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे बुरा हाल मुझे जो महसूस होता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महसूस होता है। तो जितना बुरा हाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है तो क्या उतना ही बुरा हाल इस इंडस्ट्रियल जोन का भी है? सर देखें, पहले आपने बात शुरू की कि हम हमेशा साइट की और कुरंगी की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, दिस इंडस्ट्रियल जोन एस्टैब्लिश्ड इन 1974 और इसको 50 साल हो गए इस इंडस्ट्रियल जोन को। ठीक है, सही है ना? और कहीं भी ये साइट और कुरंगी से पीछे नहीं है। तो सर मेरा और आपका काम है अपनी आवाज़ उठाना। हाँ। मैंने और तुमने अपने अल्लाह को जवाब देना है रिजवान भाई। मसला ये है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। वो कहते हैं ना, आवाज़ हक नक्कार खुदा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि इस शहर ने मुझे पैदा किया, इस शहर ने मुझे बड़ा किया, इस शहर ने मुझे रोजी दी। इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए जो मुझसे हो सकेगा, जिस ऐवान में भी आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊं। अच्छा, मसला मेरा कहना है इन जैसे लोग और हम जैसे लोग कुछ जो शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और शहर के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं हमेशा, लेकिन सिर्फ वो कहते ही हैं, वो उस प्रोसेस में नहीं है कि जिन्होंने इस शहर को डिलीवर करना है, जिन्होंने शहर को देना है, वो सिर्फ नारे लगाने वाले और आवाज़ लगाने वाले। ये डिफरेंस है बाकी पाकिस्तान के शहरों से कराची का। बाकी शहरों से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो उसके डिलीवर करने वाले भी हैं, जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं उसके डिलीवर करने वाले नहीं है। ये बड़ी अजीब जो बड़ी खतरनाक सूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट बजाते खुद एक कंफ्यूज्ड है। दो सेगमेंट होते हैं, लार्ज मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेज और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन है उसको भी अभी तक आज तक अपडेट नहीं किया गया। आज डॉलर 280 पे पहुंच गया और उस पर जो उन्होंने जो एसएमई का उन्होंने जो वॉल्यूम और टर्नओवर रखा था उसको आज हो गए 30 साल, वो उसी जगह अटका हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डिसाइड करना होगा गवर्नमेंट ने कि एसएमई क्या हमारी इकोनॉमिक का इंजन है या नहीं है। हमारा बिलीव ये और हमारा ये कहना है कि ये इकोनॉमिक का इंजन है। बिल्कुल है। इससे बड़ा ही बैडली निगलेक्ट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशंस या जहाँ जहाँ फीडबैक के लिए बुलाया जाता है वहाँ लार्ज मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेज होते हैं। जो इंसेंटिव्स इकोनॉमीज में दिए जाते हैं वो अवेल कर लेते हैं और बेचारा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो ट्रीटमेंट है, आप यकीन करें जो हमारे रेगुलेशंस है, फैक्ट्री एक्ट है और इसके अलावा लेबर लॉज हैं, वो इक्वली एप्लीकेबल है। और यहाँ बेचारा जो ऑनर होता है, प्रोप्राइटर होता है स्मॉल मीडियम, एट द सेम टाइम वो बेचारा अपना फाइनेंशियल एक्सपोर्ट का भी काम कर रहा होता है, लेबर एक्सपोर्ट का भी काम कर रहा होता है, वो सारे काम कर रहा होता है जो कॉन्ग्लोमेरेट में अलग अलग सारे स्पेशलाइज्ड उनके पास जनरल मैनेजर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सर, आपकी बात बहुत अहम है, क्योंकि बात ये है कि कल अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारी इंडस्ट्री के, जो इतनी बड़ी आबादी है हमारी, इतना बड़ा नौजवान है, इसको मतलब हम जो तादाद है, तो इसको हम रोज़गार कहाँ से देंगे? इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी। और ये एसएमई जो है यही बड़ा होगा साइज के अंदर, तो यही बड़ी बिग इंडस्ट्री बन जाएगा। परसों 69 मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंडस्ट्री पे यलगार करते हैं और सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि इनको किस तरह किकबैक्स देके, गवर्नमेंट को भी उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपने सोशल सिक्योरिटी का इदारा बनाया, आपने यूबीआई का इदारा बनाया, आपने लेबर का इदारा बनाया, जो लोग इस नौकरी पे लगे हुए ना ब्यूरोक्रेसी में, मैं आपको हकीकतन बोल रहा हूँ, दे डोंट वांट एनी और दे डोंट लव पाकिस्तान। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, दे लव देयर ओन मनी व्हाट दे आर ब्राइबिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट। और खुदा की कसम वो आते हैं इंडस्ट्री पे यलगार बोलते हैं। मैंने वहाँ एक सजेशन दिया है कि यू गो फॉर अ वन विंडो ऑपरेशन फॉर इंडस्ट्रीज। आप ऐसे ही 2% अपना फर्दर टैक्स, 2% सेल टैक्स, 2% वो कहते हैं फाइनेंशियल टैक्स, सारे टैक्स आप लगा देते हो ना। आप हमसे एक चीज़ डिसाइड कर लो कि भाई 1% तुम्हें जो है अपनी इनकम का हिस्सा इस टैक्स में देना है, वन विंडो ऑपरेशन खुद ब खुद हो जाएगा। ये सारे इदारे जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं हुकूमत के लिए और जो सिर्फ लोगों की जेबों में जा रहे हैं पैसे, उन सबको रोकना पड़ेगा रिजवान भाई। और आज फैसला इकोनॉमिकल चार्टर बनाना पड़ेगा, बैठ के फैसला करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं। ये जो करप्शन की कहानी बता रहे हैं सारे इदारों की, ये बहुत हो गया और बहुत सालों से चल रहा है और ये पूरी चेन है। खाली ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोग आते हैं, वो ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, पूरा माफिया है
और ये पूरी एक पैरेलल सरकार जो है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा। अब ये सबको पता है, ये कोई ऐसी हमने कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं कर दी है, एवरीबडी नोस, जो टॉप से लेके बॉटम तक हर एक को पता है यह क्या होता है, लेकिन कोई सही करना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत सारे मफादात आ जाते हैं, बहुत सारी ब्लैकमेलिंग आ जाती है, और जो सही करने वाले लोग हैं वो उनका अपना कारोबार चल रहा है, सियासी पार्टियाँ चल रही हैं इस बुनियाद के ऊपर, तो वो कैसे ठीक करेंगे। खैर ये जो सारे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो इनके कारोबार कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह ये लोग देख रहे हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान से हाजिर खिदमत है। आज हम हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, पहली बार यहाँ पर आए हैं नॉर्थ कराची में, और बहुत देर कर दी सर आपने बुलाने में। आप मीडिया वालों को बुलाते नहीं, इसका मतलब है मीडिया तो बहुत आता है, आपने देर कर दी, आपने हमें मौका नहीं दिया। मैं तो इस तरह सामने बैठा के लोगों को, और तकरीबन कोई पिछले 18, 19, 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हज़ारों प्रोग्राम किए बिजनेस के इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने नहीं बुलाया अभी तक। नहीं सर, देखिए, और जिसने नहीं बुलाया वो बुला सकता है, और भी बहुत से लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तो तकल्लुफ में रहते हैं लोग, कहते हैं यार ये हम बुलाए ना बुलाए, आप बुलाए भाई, आवाज़ उठाएं, हम चाहते हैं आपकी आवाज़ जो आगे पहुंचे, अवामों में जाए और मसले हल हो। अच्छा चले सर, फारूक साहब आपकी तरफ हम आते हैं, तो क्या सूरत हाल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की? कोई फायर ब्रिगेड का ऑफिस है यहाँ पे? खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो कुछ बचाव हो सकता है? कोई जो बिल्डिंग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं उनमें इमरजेंसी एग्जिट्स हैं? कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई वाली वारिस है? कोई पूछने वाला है? रिजवान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपको शायद नहीं अंदाज़ा कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है, वो कराची का एक टॉप का डिज़ास्टर सेल चला रहा है। गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे और मुल्कों के अंदर जब कहीं फायर होता है तो विद इन 5 मिनट्स फायर टेंडर, एम्बुलेंस और मोबाइल पहुंचती है। इस नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की मैं आपको हज़ारों मिसालें बता सकता हूँ कि आग लगी, पानी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सब इंतजाम किया हुआ है। हम क्योंकि अगर गवर्नमेंट पे बिलीव करें, लाइन से आता है या टैंकर डलवाते हैं? नहीं, टैंकरों से डलवाते हैं। अभी मैंने अपनी बात स्टार्ट की, मैं इंशाल्लाह सारी आपके सवालों के जवाब मेरे आ जाएंगे। अच्छा, ये प्योरली नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पर एक इदारा बनाया जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। और ये सेल हमने अपनी मदद, पानी नहीं दिलवाना था ना सर, गवर्नमेंट से लेना था ना पानी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश है ना, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। और आज आपने हमें मौका दिया है बात करने का, तो हमारी आवाज उन ऐवानों तक जाएगी जहाँ से ये चीजें मिलती हैं। शायद ये आवाज पहुंच जाए और हमें कुछ मिल जाए और कुछ निजाम बेहतर हो जाए। बाकी आपने भी कहा कि आवाज आपने भी बहुत लगाई, फैसल भाई भी बहुत लगा रहे हैं, और भी लोगों ने लगाई, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये बदनसीबी है इस शहर की जी, कि इस शहर को मैं पाकिस्तान की माँ कहता हूँ, और माँ ही को सबने दबा के रखा हुआ है। यासीन साहब आपकी तरफ में आता हूँ, तो फरमाएं सर, सड़कों का हाल मैं देख रहा हूँ कि बड़ा बुरा है यहाँ पे, और क्या इश्यूज हैं सर? जी रिजवान साहब, ये एक्चुअली नॉर्थ कराची मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के आइडिया के तहत कायम हुई थी। मुशर्रफ साहब का ये अपना बहुत अच्छा विजन था कि इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अपने इलाकों की सड़कें बनाएं, मेंटेन करें। ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें तकरीबन 1 अरब रुपया मिलना था तमाम एसोसिएशंस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही इदारे है सिंध गवर्नमेंट में, वो भी उस ज़माने में चूँकि केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो हमें मिल गया, कोई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, बकाया इदारों ने हमें नहीं कंट्रीब्यूट किया। वो पहला हमें कंट्रीब्यूशन 25 करोड़ रुपए का परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मिला। फॉलोड बाय दैट 2016 में 57 करोड़ रुपए का हमें मिला लोकेशन। हमने उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, एंड उसके हमारे सारे एक्सपेंसेस को हमने ऑडिट करवाया और सारे एक्सपेंसेस खर्च कर दिए। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम आया कि मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस बिलीव करें, हमने जो कुछ अपने तौर पे बचा के रखा और जो कुछ शेयर कैपिटल की सूरत में आया उसको हम लगा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, आप जब आए होंगे ना तो आपने सड़कों का हाल बहुत बुरा देखा होगा, तो मैं आपको उसका
वो बता दूं फर्दर डिटेल कि सड़कें एक तो आती है हमारी केएमसी के अंडर में, जो मेन रोड्स हैं वो केएमसी के अंडर में आते हैं। उन्होंने कहा कि इसको बनाना और उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनल रोड्स नेटवर्क जो है वो नॉर्थ कराची मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी ने अपने अंडर में लिया हुआ था और उसको हम बना के उस वक्त के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको आज तक मेंटेन कर रहे हैं। तो जब आप अंदर आएंगे इलाके में इंटरनल सड़कें देखेंगे और छोटी छोटी सड़कें देखेंगे, वो सब आपको वेल मेंटेन मिलेगी। पानी यहाँ ठहरता नहीं है बारिशों में। अल्हम्दुलिल्लाह जितने इंडस्ट्रियल जोन आपने विजिट किए होंगे, आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको वो पानी यहाँ ठहरा हुआ नहीं मिलेगा। हमने इसको प्रॉपर स्कीम के तहत डेवलप किया है। बट मैं आगे बढ़ूँ, अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स, हमने बड़ी कोशिश की सिंध गवर्नमेंट को कि भाई मज़ीद हमें कुछ और इलाके हैं जिसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। हमने उनको अपनी PC1 बना के दी फंडिंग, लेकिन देयर इज़ नो, आप जानते कोई सुनवाई नहीं है, कोई देने वाला नहीं। ऐसा हुआ था कि केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान जब यूनुस डागा साहब थे तो उन्होंने थोड़ा सा बेचारों ने इनिशिएटिव लिया, हमने स्टडी दी, वो बनी और चीफ मिनिस्टर के टेबल पर पहुंची। इसके बाद उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बता दी मैंने आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐड करूं, ये जो फायर टेंडर्स खड़े हैं ना जी, इनके इक्विपमेंट भी हम खुद खरीद रहे हैं। अंदर जो हॉज लग रहे हैं, फायर टेंडर मतलब फायर डिपार्टमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करता, वो सारे एक्सपेंसेस भी हम खुद ही। और क्या मसाइल है? देखिए मसाइल के तो अंबार है, आप भी जानते हैं। सबसे बड़े मसाइल जैसे फैसल साहब ने बताया क्योंकि उन्होंने डोमाइन में आता है कि भाई ये जो एसोसिएशन हमने बनाई तो ये जो हमारी कम्युनिटी है, पानी बहुत बड़ा मसला है। सेवरेज वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, दे डू नॉट डिस्चार्ज। उसके लिए हमने मशीनें खरीदी। फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है? फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ मैं कंप्लीट करूं, फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिल रहा। हमने इसको लोड शेडिंग का इशू नहीं है? लोड शेडिंग का इशू नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि वो कराची इलेक्ट्रिक जो है उसका सबसे बड़ा जो है इनकम का जो चंक है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट की है। इसमें मसाइल हैं, लेकिन मसाइल हैं। अच्छा, गैस की सूरत-ए-हाल क्या है? गैस की सूरत-ए-हाल तो आपको पता है कि उनके रिजर्व डिप्लीटेड है, फर्दर नहीं मिलती और उसकी लोड शेडिंग गैस की होती रहती है। ठीक है जी फैसल साहब। देखें, यूनुस भाई ने जो बात कही ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये जो यूनुस डागा साहब जब केयर टेकर मिनिस्टर थे, हमने अपना पैसा मांगा था। सेस का आपको पता है, जो एक्साइज और प्रॉपर्टी में जो पैसे कलेक्ट होते हैं ना, जिस एरिया से कलेक्ट होते हैं उसी एरिया में लगते हैं। ये कानून है हुकूमत पाकिस्तान का। ये प्रॉपर्टी का जहाँ से टैक्स की वसूली होगी, एक्साइज के टैक्स की वसूली होगी, उसको उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना है। हमने अपना पैसा मांगा है और आज भी हम अपना ही पैसा CM साहब से मांग रहे हैं। दूसरी बात आपने की पानी की, नल में तो पानी आता नहीं। अभी जो कॉरपोरेशन बन गई है वाटर बोर्ड की, इन्होंने हम मेजर जो इंडस्ट्री चलती थी वो बोरिंग से चलती थी या कुओं से चलती थी, सही है ना, इन दो चीज़ों से चलती थी। उन पे भी उन्होंने जो है वो लाइसेंस की फीस रख दी कि आप अपनी ज़मीन से अपनी प्रेमिसेस के अंदर आप अगर कोई कुआं खोदेंगे, आप अपनी कोई बोरिंग करेंगे तो उसका भी टैक्स वाटर बोर्ड को देना है। ठीक है। जबकि ये डोमेन जो अर्थ के नीचे का जो भी डोमेन है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ये इम्प्लीमेंट कर रही है लोकल गवर्नमेंट। हमने इस पर बहुत एहतजाज किया वाटर बोर्ड से। हम हर एक को यही बोल रहे हैं कि इस वक्त जो है आप इंडस्ट्री को बिल्कुल परेशान नहीं करें। आप कल बोलती हैं, हुकूमत बोलती है कि आज आपकी एक्सपोर्ट 31 बिलियन से गिर के 27 बिलियन पे आ गई है, उसमें भी एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा बढ़ा है, तो 24 बिलियन थी पिछले सालों में। तीसरी बात आपने की इलेक्ट्रिसिटी की, मैं बहुत खुल के बोलूँ, यूनुस भाई ने तो बहुत ज़्यादा उनको संभाला है। सर ये हमारी जो डेडिकेटेड PMTI है ना, हम लाखों और करोड़ों रुपए देके डेडिकेटेड PMTI लगाते हैं इंडस्ट्रीज। तो ये कई हमसे PMT लगाने की मद में लाखों रुपए चार्ज करता है। ये जो अतराफ की आबादी है ना, यहाँ कुंडे लगते हैं और उन कुंडे लगने की बिलिंग भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट पे करता है। अगर वो PMT फॉल्टी हो जाती है वो भी जिम्मेदारी उसी की है, जबकि कानून ये कहता है कि केई की जिम्मेदारी है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि अगर किसी की डेडिकेटेड PMT पे कोई कुंडा लग रहा है कच्ची आबादी का, तो वो फौरी तौर पे केई का अपना थाना है, केई की अपनी पुलिस है, केई कोई एक्शन नहीं करती। क्या होता है कि घंटों लाइट नहीं होती इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सिर्फ उस PMT के फॉल्टी हो जाने से। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप इंडस्ट्रियल जोन को किसी तरह
एक माहौल तो दें, एक एटमॉस्फेयर तो दें कि इंडस्ट्री चले। एक बात आपको और बताऊं, ये हर जगह हम मीटिंग में बैठते हैं, ये आईएमएफ का नारा लगाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठो वो कहते हैं जी आईएमएफ की सैंक्शन से ये। देखिए, बैंक भी अगर किसी को कर्ज देता है ना तो एबिलिटी टू पे देखता है। ठीक है। मुझे कर्ज अगर बैंक दे रहा है तो एबिलिटी टू पे देखता है। जब आप बैठते हो तो इन लोगों को क्यों नहीं बैठाते हो साथ, स्टेक होल्डर्स को, जिनके बिल बढ़ाने हैं आपको बिजली के, जिनकी गैस बढ़ानी है, सही है ना, गैस के बिल बढ़ाने हैं, तो ये सोल्यूशन देखनी है। इकोनॉमिस्ट है ये अपनी फैक्ट्री में बैठ बैठ के धंधा करके 40 साल में इकोनॉमिस्ट बन गए। मेरा सिर्फ कहना ये रिजवान भाई कि आप इन स्टेक होल्डर्स को इकोनॉमिक रिफॉर्म कमेटी बनाए गवर्नमेंट, आईएमएफ के लोग आते हैं उनके साथ हमारे नुमाइंदों को बैठाएं। हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें अपना मुल्क बर्बाद नहीं करना। आईएमएफ जो डिक्टेशन देगा वो नहीं सुनना। हमें ये भी देखना है कि आईएमएफ से ये बात करनी है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, हम आगे बढ़ेंगे, वरना सारी जिंदगी कर्जा लेते रहेंगे आईएमएफ। ठीक है जी। तो ये तो असल मकसद हमारा भी आने का ये है कि जो मसाइल हैं वो सामने ला सकें इस एसोसिएशन के। नॉर्थ कराची बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है ये, तो यहाँ पर जो ताजिर मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या सवाल उठाना चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, इनसे जाने के ब्रेक के बाद इतने प्रोग्राम हमारे पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, और हमारे साथ ओहदेदारान यहाँ के मौजूद हैं, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो कारोबारी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम इस सेशन की तरफ आए हैं कि यहाँ जो ताजिर हैं उनके क्या मुतालबात हैं, क्या सवालात हैं, वो आपके सामने रखना चाहेंगे। जी सर, फरमाइए। मसाइल ही मसाइल हैं सर। मैं अपने इलाके की बात करूं, हम सर इन मसाइल के बावजूद भी कारोबार तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, ये बताइए। सर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो हमें करने ही नहीं देते ना। आप मुझे बताएं कि आप भी आए होंगे यहाँ से, सेंट्रल में कोई एक रास्ता मुझे बता दें कि जो ऐसा हो जिससे आप इजीली आ सकें। जैसे आप शफीक मोड़ से ले लें, शफीक मोड़ से अगर आप गोधरा की तरफ आते हैं, गोधरा का चौक देख लें आप, जी, कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ से आ सकें। कोई एक मेन रोड ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो नहीं आया वो एक दफ़ा आ जाए ज़रा जी, फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा सर। बहुत से जो आ जाएगा वो सड़कों का जो हाल है यहाँ पे, जो बहुत बुरा हाल है जी, उसके लिए आप बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आते हैं, अगर हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी पता नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि फिर पता नहीं आप किस रास्ते से आए सर। मैं उन्हें रास्ते रोड बताते कि इन हो चुके हैं जी, चेयरमैन आ चुके हैं, तो अब उनसे बोले सर ये डोमेन ही नहीं पता चलता कि ये यूसी का डोमेन है, ये किसका डोमेन है, केडीए का है, ये पता ही नहीं चलता। हमें तो सर सिर्फ काम चाहिए ना कि आप ये किसी तरह से ये रोड्स की और जो डेवलपमेंट काम है वो करवा। तो ये कैसा जमहूरी मुल्क है कि जिसमें विफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं, एमपीएस भी मौजूद हैं, एमएनएस भी मौजूद हैं, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात भी हो चुके हैं, काउंसलर भी मौजूद है, यूसी चेयरमैन भी मौजूद है, वहाँ का मेयर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। फिर भी आपको नहीं पता कि किसको शिकायत करनी है मैंने और किसने मसला हल करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, मेरी ये समझ में नहीं आता कराची शहर में आपने इतने चिंची, इतने रिक्शों को किस तरह से परमिट मिल गया। आप गोधरा चौक पे किसी दिन सुबह में आ जाएं और वहाँ से आप मुझे निकल के दिखा दें, आपके पास ना पुलिस है, ना आपके पास ट्रैफिक पुलिस है जो उसको कंट्रोल कर सके। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता है। और फारूक साहब के साथ मैं डीएमसी में डिप्टी चीफ हूँ। आपने कहा पानी, सर डीजल तक हम अपने पैसों से डलवाते हैं फायर टेंडर्स में। ये फायर टेंडर्स जो हैं सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलॉट हुए थे, लेकिन ये जो रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी की सूरत होती है जाते हैं, उसका भी डीजल हमें ही बेयर करना पड़ता है। तो सर अपनी इंडस्ट्री के लिए भी ये सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं और फिर यहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी हमें खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये फरमाएं कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं कि आपकी इस वक्त कारोबार की क्या सूरत है? आपने बिजनेस के हवाले से बात की, तो बिजनेस का भी ये हाल है, जिन लोगों के पास पैसा सरमाया है उन्होंने जाम करके रखा हुआ है। इकोनॉमी में कोई भी अपना कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है, और उसकी वजह ये है कि अभी समझ ही नहीं आ रही कि गवर्नमेंट किस पॉलिसी पे चल रही है। तो इसके लिए कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, कानून साज इदारे, उनको सोचना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके साथ चलना चाहिए। ठीक है जी, आगे देंगे भाई। तो मसाइल तो हमारे भी काफ़ी सारे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग इम्पोर्टेड माल आते हैं ना,
तो ये माल हमारी जो कॉस्ट होती है उससे काफ़ी सस्ता होता है। तो इस चीज़ को जो है ना मतलब बैलेंस किया जाए, इसको खास कर इस पर तवज्जो दी जाए, तब जाके ना मुल्क आगे बढ़ेगा। ये क्या तवज्जो दी जाए? Import पाबंदी लगा दी जाए? नहीं, ड्यूटी की बात ड्यूटी बढ़ा दी जाए? हाँ, नहीं, अगर पाबंदी भी लगे तो हर्ज नहीं है, हम पूरा करेंगे ना। ये मेरा ताल्लुक जो है कॉटेज इंडस्ट्री से है। गबोल टाउन एक इलाका है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया का, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। कॉटेज इंडस्ट्री 120 गज और 240 गज पर वहाँ फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी एक मज़दूर अपनी जो है वो बेचारा महीने भर की तनख्वाह वो फैक्ट्री से लेके निकलता है बाहर और वो लुट जाता है बाहर, या वो बाइक ला करके खड़ी करता है और फैक्ट्री में आके काम कर रहा होता है, शाम को आके देखता है तो बाइक ही नहीं होती उसकी बाहर। तो इस हवाले अभी से आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है पिछले 6 महीनों के अंदर? देखिए, जो पोजीशन ये अभी 6 महीने पहले रमज़ान में थी, वो पोजीशन तो अभी नहीं है, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। ठीक नहीं कहेंगे हम इसको, कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो बात मैं कर रहा था वो इस हवाले से भी कर रहा था कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी कैमरे लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो दरमियान में ही रह गया है। तो प्रेसिडेंट साहब भी इस हवाले से जो है वो कुछ सर मेरे ये ख्याल में फरमाएगा बताएंगे। जरा सेफ सर देखें, आपका जो इंडस्ट्रियल जोन है सेफ होना चाहिए। देखें, हम बेसिकली अभी हम एक अपना जो सेल्फ हाँ। प्रोजेक्ट है हमारा नॉर्थ कराची एसोसिएशन का, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइक 100 and 200 कैमरास। अच्छा, 18 पुलिस स्टेशंस अभी एडिशनल आईजी साहब ने वो किए हैं, जिसमें बोर्ड बेसन जो है वो पहला उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं सेफ सिटी में। तो मैंने रिक्वेस्ट की है एडिशनल आईजी साहब से और आईजी साहब से कि कुछ कैमरा जो हॉट स्पॉट्स हैं हमारे, बेसिकली वो हॉट स्पॉट्स पे लगाएंगे। इंटरनल कैमरे हम खुद लगा रहे हैं। तो ये हॉट स्पॉट्स में गोदरा है, 7 नंबर है, शफीक मोड़ है, इस पे जो है एआईजी साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया कि हम सेफ सिटी के थ्रू इस पे प्रोजेक्ट में हम जो मेन हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उसमें लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये फेस डिटेक्शन होनी चाहिए। जी। नंबर प्लेट जो है कार जी की, जी, वो अब नए कैमरे जो है वो फेस डिटेक्टर है। गुज़श्ता 30 साल से हम काम कर रहे हैं और इस वक्त जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के सिस्टम है उससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। हमारे जो रिफ़ंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं और 2-2 साल से रिफ़ंड नहीं मिल रहे हैं, और जो एसएमई के जो सेक्टर के लोग हैं उनके रिफ़ंड ज़्यादा देर तक रुक रहा है। जो मसला आता है वो इम्पोर्टेड गारमेंट्स के हवाले से वो वैल्यूएशन का मसला है। वैल्यूएशन उसकी इतनी कम है कि वो डोमेस्टिक के हम जो मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा मंगवाते हैं बाहर से, उस कपड़े पे ड्यूटी ज़्यादा लगती है और तैयार गारमेंट पे ड्यूटी कम लगती है। एक तो मसला ये है। दूसरा, आपने पूछा कारोबार बढ़ रहा है, तो जो डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो मजमूई जो इकॉनमी है वो ज़राअत पर है, ठीक है ना। तो आपको पता है इस दफ़ा गंदम में क्या हुआ हमारे काश्तकार के साथ, तो गंदम का पैसा जो उसे नहीं मिला है और उसका जो गंदम का सारा माल उसका स्टक हो गया, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी सारी जो है वो बैठ गई है। 4 माह हो चुके हैं, रिकवरियाँ नहीं हो रही है, क्योंकि गंदम जब पैसा आता है तो लोग शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चों के कपड़े भी लेते हैं, सारी चीज़ें होती है, घर भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस दफ़ा उसको अपने गंदम के पैसे ही नहीं मिले। अच्छा, अब गंदम का तो इफेक्ट है, अब आगे जो कपास है, कपास के साथ भी कुछ इसी तरह हो रहा है। तो अभी तक आपकी इकॉनमी जो है वो चल के नहीं दे रही। और जो आपने पूछा कि मसाइल यहाँ पर जो आप देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको लगेगा कि आप कहीं मोइंजो दड़ों में आ गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा आप कहीं भी चले जाएं, आपको सिस्टम नज़र आएगा, आपको वहाँ पर जो है ना फिर भी बल्दियाती इदारे नज़र आएंगे, कुछ कचरा उठा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सारे मसाइल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। तो मेरी हुक्मरानों से गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी कराची समझें और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, सफाई के मामला हैं, बल्दियाती जो मामला हैं, उनको ज़रा देखें, ताकि ये भी हमें भी लगे कि हम भी कराची में रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। असल में आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ कुछ नहीं होगा, आप मुल्क छोड़ें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मायूसी की तरफ इतना धकेला जा रहा है कुछ ख़ास इलाकों को कराची के, कि जिसमें लोग जो है बड़ी तादाद में जा चुके हैं मुल्क से बाहर। जी जी। और बाकी लोग जो है उसको तैयारी करने जा रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम इसी मुल्क में रहेंगे और यहीं कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, यहीं बिल्कुल यहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। फारूक साहब, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप सब लोगों ने जो है वो क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी कोई वेरी क्विक मुतालबा जो गवर्नमेंट से करना चाहें।
बस मेरा मुतालबा यही है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर रहम करें और यहाँ के जो मसाइल हैं पानी, बिजली, गैस के और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व करें। ठीक है, यूनुस साहब आप फरमाइए। जी, मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ूंगा और ये कहूँगा कि आप हमें कुछ ना दें, कम से कम कंपेयर कर ले पंजाब के मेन सिटीज़ से, लाहौर से। ये कराची जो है ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो बराए मेहरबानी जो मसाइल हैं वो हम बैठने को तैयार है, हम सजेशन देने को तैयार है, बल्कि रिसोर्सेज के लिए भी हम आपको बताने को तैयार हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 30 साल पहले कराची की आबादी क्या थी, आज कराची की आबादी क्या है? आप फर्क देखें ना। 30 साल पहले जो सेवरेज लाइन डली थी कराची शहर में और 30 साल पहले जो पानी की लाइनें थी और जितना पानी कराची को मिलता था वो आज मिलता है। आपने पहाड़ खड़े कर दिए, एम्पायर खड़ी कर दी बिल्डिंगों की। आप सेंट्रल में नॉर्थ नानाबाद से घुसे तो पूरा रोड कमर्शियल होके बिल्डिंगें खड़ी हो गई। बात यह कि एक फ्लैट के अंदर 1000 या 2000 आदमी आ गए। पहले उस इलाके को जितना पानी मिलता था, 2000 आदमियों को मिलता था, वो पानी डिवाइड हो गया 5000 पे। तो पानी कहाँ से मिलेगा? पीछे से आपने K4 का प्रोजेक्ट नहीं शुरू कराया, आपने K4 को बंद कर दिया, और उसका MGT भी कम कर दिया पानी का। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जिस तरह शहर की आबादी बढ़ती है वो मसाइल बढ़ते हैं। और आज आपको एक बात बताऊं कि सबसे अच्छा सजेशन ये है कि मेरी तरफ से कि इस मुल्क में सूबा, देखिए इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंस ली तो 40 प्रोविंस थे, आज उनके बढ़ के डबल हो गए प्रोविंसेस। आज पाकिस्तान में प्रोविंसेस को बढ़ाने की जरूरत है और खुद मुख्तार बनाने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आज मैं मुतालबा आपके चैनल पे ये करता हूँ कि हमारे पास वाटर बोर्ड की ज़मीन पड़ी है, एफएलएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो रिसाइकिल के लिए। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से और यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कंट्रीज की ये रिक्वायरमेंट है, वरना आपकी एक्सपोर्ट 75% एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी अगर हमने ये नहीं लगाया। गवर्नमेंट के पास वर्ल्ड बैंक का पैसा मौजूद है, लेकिन ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट ये काम नहीं करी। 18 में जो हुक्मरान थे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अबंडन करके जो है ये पैसा कहीं और लगा दिया। मैं आज मुतालबा करता हूँ इंडस्ट्री के लिए एफएलएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करने के लिए फौरी तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में लगा। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ज़बरदस्त अंदाज में बिजनेस कम्युनिटियाँ जमा हुए, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, चीज़ों को बेहतर करने के बारे में सोचा और हम समझते हैं कि इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।